वो आपको बता दिया जाएगा कब हमें। नीट का नया पैटर्न क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे लिए, कुछ भी नहीं। हम जब देंगे तब नया पैटर्न हर साल बदल जाता है। ठीक है, तो अभी जो है अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो पिछले क्लास में अपन बात कर रहे थे इंटरफेरेंस की। हाँ बच्चों, इंटरफेरेंस जो है वो पिछले क्लास में इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे। क्या होता है इंटरफेरेंस? जब दो वेव्स, कोहेरेंट मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम, मतलब जिनके बीच का फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट रहे या जीरो। तो दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स जब क्या होती हैं बच्चों, दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स जब क्या होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं इन ए कॉमन मीडियम। तो कई जगह मीडियम पे क्या होते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब एनर्जी बढ़ जाती है मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और कई जगह इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल फाई। यहाँ डेल फाई क्या चीज है? फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। अच्छा बच्चों, फेज डिफरेंस जो होता है डेल फाई, वो पाथ डिफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है? इट इज 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस का सीधा सा मतलब है, एक सोर्स से वेव जो चली है, मान लेते हैं ये दो सोर्स है हमारे पास, ये S1 है और ये S2 है, माना ये लाइट सोर्सेज है। और यहाँ हमने क्या कर रखा है बच्चों, एक स्क्रीन लगा रखी है। स्क्रीन लगा रखी है ताकि उस स्क्रीन पे देखा जा सके कि कहाँ लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है और कहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम आ रही है। जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होगी ऑन द स्क्रीन, हम बोलेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होगी ऑन द स्क्रीन, हम बोलेंगे वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव कहां होता है और डिस्ट्रक्टिव कहां होता है, वो अपने को समझना है। अच्छा, 3D स्पेस में बच्चों कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। इसका मतलब इस स्क्रीन के ऊपर भी कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। और उन सभी पॉइंट पर क्या होगी, लाइट पहुंचेगी यहाँ से। जैसे ये वाले पॉइंट पर ही दो लाइट पहुंचेगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पॉइंट ले लोगे तो यहाँ पर भी इस तरह से दो वेव्स पहुंचेगी। यहाँ पे अगर आप कोई पॉइंट ले लोगे तो यहाँ पर भी दो वेव्स पहुंचेगी। इस तरह से हर पॉइंट पर क्या पहुंचेगी बच्चों, वेव पहुंचेगी। तो स्क्रीन के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? आंसर है इनफाइनाइट। और उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स पर S1 S2 से क्या पहुंचेगी, वेव पहुंचेगी। अब किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या किस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलता है बच्चों किससे? पाथ डिफरेंस से। वो पता चलता है किससे? पाथ डिफरेंस से या फेज डिफरेंस से। एक ही बात है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मान लो समझने के लिए, ये S1 है और ये S2 है। हमने सामने क्या लगाया, स्क्रीन। अच्छा तो अपन यहाँ साउंड की बात नहीं कर रहे। साउंड अगर होता, अगर S1 S2 साउंड सोर्स होते तो हम यहाँ स्क्रीन नहीं लगाते, बल्कि एक साउंड डिटेक्टिंग मशीन या एक ऑब्जर्वर को खड़ा करते वहां। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, लाइट है। तो लाइट को देखने के लिए हमने सामने क्या लगा रखी है, स्क्रीन। तो यहाँ अगर S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो मान लेते हैं बच्चों स्क्रीन के ऊपर कोई जर्नल पॉइंट है, तो एक वेव तो यहाँ से पहुंचेगी P पर, माना ये X1 है, X1 पाथ से ट्रेवल करके पहुंचती है। और एक वेव जो है वो यहाँ से पहुंचेगी, माना ये कितना पाथ ट्रेवल करके पहुंचती है, X2। तो अगर हम पाथ डिफरेंस देखें, पाथ में डिफरेंस देखें एट पॉइंट P, अगर हम डेल एक्स देखें बच्चों, तो वो डेल एक्स कितना आएगा, सीधे सीधे एक के पाथ में से दूसरे के पाथ को सेपरेट कर देना, बड़े के पाथ में से छोटे के पाथ को सेपरेट कर देना, ऐसे मान लो। तो P पॉइंट पर क्या मिल जाएगा आपको, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। अब अगर P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस मिल जाएगा तो क्या ऐसा कहा जाए, इस फॉर्मूले में डेल एक्स की वैल्यू रखकर हम क्या निकाल सकते हैं, डेल पाई। इन दोनों फॉर्मूलों को बच्चों अच्छे से याद रखना है हमें। इन दोनों के ऊपर ही 90% क्वेश्चन बनते हैं जो इंटरफेरेंस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो क्या ऐसा कहा जाए, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस से हम क्या निकाल लेंगे, फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। और बच्चों अगर फेज डिफरेंस आपको पता है, मतलब डेल फाई अगर आपको पता है, तो उस डेल फाई की वैल्यू अगर आप यहाँ रख दो, तो डेल फाई की वैल्यू बच्चों यहाँ रखते ही आपके पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब अगर यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैक्सिमम आ जाए, तो हम कहेंगे कि P पॉइंट पर जो दो वेव्स मिल रही हैं उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर P पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम आ जाए तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब जरा पहले कंस्ट्रक्टिव की बात करें। हम बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या हो जानी चाहिए, मैक्सिमम। और हम भी बताएं,
क्या करें इस फॉर्मूले में, या इस फॉर्मूले में कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी आपकी, और आई मैक्स। क्या ऐसा कहा जाए अगर आप आई मैक्स चाहते हो तो ये जो पूरा फॉर्मूला है बच्चों आई का, इसमें वेरिएबल क्या है, बदल क्या रहा, I1 I2 तो बदल नहीं रहा है, क्योंकि I1 I2 तो इंडिविजुअल फोर्स की जो इंटेंसिटी है एट पॉइंट P वो है व्हिच इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही दी जाएगी वो आपको। तो यहाँ I1 I2 तो कांस्टेंट है, मगर अलग अलग जगह पर, जैसे P है यहाँ पे P डैश आप मान लो, यहाँ P डबल डैश मान लो, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है स्क्रीन के ऊपर। तो क्या ऐसा कहा जाए P डैश अगर हम कंसीडर करें या P डबल डैश आप कंसीडर करोगे, तो क्या ऐसा कहा जाए कि P डैश पर जो दो वेव पहुंचेगी उनमें से एक ऐसे पहुंचेगी और एक ऐसे पहुंचेगी। इस वाली वेव का पाथ कितना है, माना x1 डैश है, और इस वाली का पाथ कितना है, माना x2 डैश है। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल x डैश, वो कितना आएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश। इसका मतलब यहाँ पर पाथ डिफरेंस कुछ और आएगा, P पर पाथ डिफरेंस कुछ और था, P डैश पर पाथ डिफरेंस कुछ और है, P डबल डैश पे पाथ डिफरेंस कुछ और होगा। यानी अलग अलग पॉइंट पर 3D स्पेस के या स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पर जो दो वेव पहुंचेंगी उनके पाथ डिफरेंस भी क्या होंगे बच्चों, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होंगे, क्योंकि पाथ ट्रेवल अलग अलग है। अब पाथ डिफरेंस अगर अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है, तो इस फार्मूले से आप देखो पाथ डिफरेंस अगर अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग है, तो फेज डिफरेंस भी तो बच्चों अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हुआ। और अलग अलग पॉइंट्स पर अगर फेज डिफरेंस अलग अलग है, डेल फाई अगर अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग है, तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी भी अलग अलग आएगी। कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कहीं इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की इंटेंसिटी भी होगी, मतलब इंटरमीडिएट इंटेंसिटी भी होगी। मतलब केवल मैक्सिमम और मिनिमम ही नहीं होगा, उसके अलावा भी जितनी इंटेंसिटी है वो सब पॉसिबल है। अब कंस्ट्रक्टिव हम किसको कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव उसको कहेंगे जहां इंटेंसिटी सीधे मैक्सिमम हो रही है। डिस्ट्रक्टिव किसको कहेंगे, जहां पर सीधे मिनिमम हो रही होगी। यानी ये दो स्पेशल केस बच्चों पर पढ़ने वाले हैं, या तो मैक्सिमम हो जाएगी या फिर मिनिमम हो जाएगी। इंटरमीडिएट जो वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी मिलेंगी अपने को ऑन द स्क्रीन, उनके हम कोई नाम नहीं रखेंगे, उनका ना कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे उनको, ना डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। स्पेशल केस हो गया, या तो सीधा मैक्सिमम है या फिर मिनिमम। अब जरा दिमाग लगाओ, हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं या हमें वो कंडीशन ढूंढनी है जिसके लिए इंटेंसिटी बच्चों मैक्सिमम हो जाए। तो इस फॉर्मूले को देखो, क्या ऐसा कहा जाए इसमें मैक्सिमम ये तभी होगा, इस फॉर्मूले में वेरिएबल कौन है, डेल फाई। इसका मतलब डेल फाई की अलग अलग वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस डेल फाई भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। और कॉस डेल फाई जब मैक्सिमाइज हो जाएगा बच्चों, तो आई भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो आई को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है, तो आपको कॉस डेल फाई को मैक्सिमाइज करना है, जो कि 1 हो सकता है। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अब सोच के बताएं कॉस थीटा 1 कब होता है, किस एंगल पे कॉस थीटा 1 होता है, डेल फाई विच इज एंगल ऑफ कॉस। तो डेल फाई मींस पाथ डिफरेंस, तो ये सॉरी फेज डिफरेंस। तो बताएं भी डेल फाई का क्या क्या वैल्यू रखें कि कॉस 1 हो जाए। पहला है 0, दूसरा है बच्चों 2 पाई, फिर है 4 पाई, फिर है 6 पाई, इसी तरह से आप चाहो तो 8 पाई कर लो। इनमें से कोई भी वैल्यू रखो, समझते हैं ना। 0 मतलब ये एक तरह से 0 हो गया इस तरह से। 2 पाई क्या होगा बच्चों, घूम के हम वापस उसी के ऊपर आ गए, 2 पाई एक तरह से 0 ही होता है। 4 पाई क्या होगा, अगेन एक चक्कर काट के उसी के ऊपर आ गए। तो अगर फेज डिफरेंस क्या है, अगर फेज डिफरेंस क्या है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, आप चाहो तो 2n पाई भी लिख सकते हो, यहाँ n एक इंटीजर हो गया। तो अगर ये सारे के सारे हमारे क्या है, फेज डिफरेंस है, इनमें से कोई सा भी फेज डिफरेंस है अगर, तो क्या ऐसा कहा जाए कि आपका कॉस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और उस केस में इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अच्छा भाई, ये तो हमने क्या निकाले हैं, फेज डिफरेंस निकाले। ये तो हमने क्या निकाले हैं बच्चों, इन पॉइंट्स पर जो दो वेव मिल रही हैं उनके बीच में फेज में जो डिफरेंस है वो हमने निकाला है। मगर मान लो कि कोई हमसे फेज डिफरेंस ना पूछ के पाथ डिफरेंस पूछ ले, बताएं भाई किस पाथ डिफरेंस डेल एक्स के लिए यहाँ मैक्सिमा होगा। समझ रहे बात को, फेज डिफरेंस नहीं पूछा है, पाथ डिफरेंस पूछा है फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट और फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट। तो क्या ऐसा कहा जाए, अगर आप फेज डिफरेंस निकाल चुके हो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इस फॉर्मूले से बच्चों हम पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे, डेल फाई की जगह 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स कर देते हैं, जो हमने कल पढ़ा था। तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स। मतलब आज की जो क्लास है उसमें अपन इंटरफेरेंस के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। फिर एक एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है अगली क्लास में, वो हमारे सिलेबस के अंदर है और ज्यादातर क्वेश्चन उसी के अंदर से आते हैं, तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट भी समझ में लग रहा है कि क्या हो रहा है। तो बताएं भाई 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स, हाँ भाई यहाँ पर हमने क्या लिखा, 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरह से आगे। हमें चाहिए पाथ डिफरेंस की वैल्यूज, मतलब वो कौन कौन से पाथ डिफरेंस हो सकते हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमा आए। तो क्या ऐसा कहा जाए भी ये डेल एक्स अगर आप निकालना चाहते हो तो लैम्डा अपॉन 2 पाई को सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो देखो जरा, अगर हम इस वाली टर्म को जीरो के साथ कंपेयर करें तो डेल एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डेल एक्स मतलब पाथ डिफरेंस का पहला वैल्यू क्या आएगा, जीरो। पहला वैल्यू क्या आएगा, जीरो। अगला क्या आएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा जाएगा उधर तो लैम्डा आ जाएगा, फिर देखो 2 लैम्डा आएगा, 3 लैम्डा आएगा, इस तरह से आ गया था। ठीक, इसका मतलब डेल एक्स को हम जनरलाइज करके लिखने बच्चों तो n लैम्डा लिख सकते हैं। यहां पर n क्या चीज है, n है इंटीजर, 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लो जो आप सीखो। तो अगर किसी पॉइंट पर मिलने वाली दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा, या उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 6 लैम्डा 100 लैम्डा, तो वहां पर क्या होने वाला है बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। यहां नहीं, वहां पर जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अच्छा भाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये आपने क्या तो दिया, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर cos डेल फाई की जगह क्या रख दिया जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू रख दी जाए। हम इस फार्मूले में देखो i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2, डेल फाई तो कर दिया हमने, cos डेल फाई तो कर दिया हमने 1, तो क्या ऐसा कहा जाए भी यहाँ से जो आपके पास i आएगा वो अब मैक्सिमम i आएगा, और उस मैक्सिमम i को बच्चों हम अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चेक करो सही लिखा है, i1 अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 के होल स्क्वायर को ओपन करके देखो, यही आएगा जो ऊपर लिखा हो। ठीक, अच्छा भाई, क्या ऐसा कहा जाए, एक फार्मूला एम्पलीट्यूड का भी तो था, क्या था, a स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, वही वेक्टर वाला, 2a1 a2 cos डेल फाई। तो क्या ऐसा कहा जाए, इसमें भी डेल फाई आ रहा है और इसमें भी डेल फाई आ रहा है, तो cos डेल फाई इसमें भी क्या हो गया, मैक्सिमम। तो बताएं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछ सकता है, तो a मैक्स, हम बच्चों बताओ कितना आएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्या ऐसा कहा जाए, ये a1 प्लस a2 आ जाएगा सीधे से। ये तो वेक्टर एडिशन से भी अपन बता सकते हैं, a1 एक वेक्टर है, a2 एक वेक्टर है, हमें मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो a1 प्लस a2 होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक स्पेशल केस और है, ये है वो, देखो देखो बच्चों, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो अपन पढ़ेंगे आगे, उसमें जो दो सोर्सेज होते हैं, जैसे इसमें दो सोर्सेज हैं, इन जनरल उनकी इंटेंसिटी i1 और i2 सेम दी जाती है क्वेश्चंस में। i1 i2 क्या दिया जाता है, सेम दिया जाता है, जबकि ये तो जनरल डिस्कशन किया है अभी हमने, इसमें हमने i1 और i2 को सेम नहीं लिया है, i1 अलग लिया है और i2 अलग लिया है। अगर मान लो if i1 is equals to i2 is equals to i0, मतलब हमने मान लिया कि दोनों सोर्सेज से जो लाइट पहुंच रही है किसी जनरल पॉइंट P पर ऑन द स्क्रीन, वहां पर दोनों लाइट की इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी फॉल जो हो रहा है वहां पर यूनिट टाइम, वो क्या है, सेम। तो अगर इंटेंसिटी i1 i2 को हम सेम मान लें बच्चों, i0 मान लें, तो इस केस में जो i मैक्स होगा वो कितना होगा, 4i0। कैसे होगा, इस फार्मूले में i1 बराबर i0 और i2 बराबर भी i0 रखो और सॉल्व करो। इसी तरह से अगर आप एम्पलीट्यूड निकालोगे a मैक्स, तो a मैक्स आ जाएगा बच्चों सीधे सीधे 2a0। अच्छा, यहाँ a0 क्या है, a0 समझ गए ना, मतलब अपन ने a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a0 मान लिया। तो ये भी एक केस है, और इस केस को अपने को ध्यान रखना है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में वो i1 बराबर i2 इक्वल्स टू i0 देता है, मतलब i1 i2 को इक्वल देता है, तो इक्वल अगर देता है तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब जरा दिमाग लगाओ, सोचो i0 क्या है, एक मिनट के लिए मान लो i0 क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बोले तो एनर्जी। ठीक, सोचो हम मान लो P पॉइंट पे खड़े हैं और P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है फॉर एग्जांपल, यानी कि ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है जो हमने बगल में। इसका मतलब ये हुआ, अगर i1 बराबर i2 बराबर i0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से i0 एनर्जी P पे पहुंची, इसी तरह से बच्चों S2 से भी i0 एनर्जी P पे पहुंची। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स तो ये बोलता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स तो ये बोलता है कि भाई पहले सोर्स से भी i0 एनर्जी P पे पहुंचती है, P कोई पॉइंट है, और यहां से भी i0 एनर्जी यहां तक पहुंचती है। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स तो ये बोलता है कि यहां जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बच्चों, i0 इससे आई, i0 इससे आई, तो होनी तो 2i0 चाहिए थी नॉर्मल मैथमेटिक्स से। मगर यहां पर जब अपन ने देखा तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी मिल गई है हमें, 4i0, यानी i0 प्लस i0 बराबर 2i0 की जगह क्या मिल रही है, 4i0। इसीलिए हम कहते हैं कि जहां दो वेव्स सेम फेज में मिलती हैं, सेम फेज का मतलब हो गया फेज डिफरेंस का जीरो हो जाना, फेज डिफरेंस का बच्चों जीरो हो जाना। जहां दो वेव्स 3D स्पेस में, जहां भी दो वेव्स सेम फेज में मिलती हैं, वहां पर एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों बोल रहे हैं हम,
क्योंकि अगर आई नॉट प्लस आई नॉट बराबर 2 आई नॉट आंसर आ रहा होता है यहाँ पे, तब तो इंक्रीमेंट कहाँ होगा, तब तो आई नॉट प्लस आई नॉट तो 2 आई नॉट हमें भी समझ में आता है 2 प्लस 2 बराबर 4 होता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ आई नॉट प्लस आई नॉट बराबर 2 आई नॉट की जगह 4 आई नॉट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ एनर्जी क्या हो गई, एक तरह से बढ़ गई है, क्या हो गई, मैक्सिमाइज हो गई। ठीक है, अच्छा इसके जैसे अगर अपन देखें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला जो पॉइंट होगा उसको पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, चैट बॉक्स में बताएं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। भाई यहाँ पर हमने क्या किया, ये तो वो कंडीशन है जिस कंडीशन में हमने इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज कर दिया, और कई पॉइंट्स ऐसे भी तो होंगे, कई पॉइंट्स ऐसे होंगे, क्योंकि पॉइंट्स तो इनफाइनाइट है स्क्रीन के ऊपर, कई पॉइंट्स बच्चों ऐसे होंगे जहां पर क्या होगा, जहां पर क्या होगा, इंटेंसिटी मिनिमम आ रही है। तो जरा दिमाग लगाओ, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या किया जाए। अगर आप मिनिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहो तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या किया जाए, उस फॉर्मूले में कॉस को मिनिमम कर दो। तो कॉस को मिनिमम क्या करेंगे, और आई मिन कॉस को मिनिमम, कॉस डेल फाई को मिनिमम करना है, तो कॉस का मिनिमम वैल्यू तो बच्चों -1 होता है। ठीक, अब सोच के बताएं ऐसे कौन से एंगल होते हैं जिन पे कॉस का वैल्यू -1 होगा। वो सारे ही फेज डिफरेंस हो जाएंगे एट दैट पॉइंट जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम आएगी, और जहां इंटेंसिटी मिनिमम आ जाएगी हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है बिटवीन टू वेव्स। ठीक, तो बताएं भाई डेल फाई का क्या क्या वैल्यू रखा जाए कि -1 आ जाए। तो हमें मालूम है कॉस का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो एक तो पाई पे होता है बच्चों, फिर 3 पाई पे होता है, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से आप और भी वैल्यू। ये सारे वो एंगल हैं या ये सारे वो फेज डिफरेंस है किसी जनरल पॉइंट P डैश के लिए, P डबल डैश के लिए, जहां पर इंटेंसिटी क्या मिलेगी आपको, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। अच्छा बताओ, ये तो अपने पास क्या आया है, ये तो आया है हमारे पास फेज डिफरेंस। और मान लो हमसे कोई फेज डिफरेंस ना पूछे, पाथ डिफरेंस पूछ ले, क्या पूछे, पाथ डिफरेंस, तो बताएं यहाँ पर पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे। आंसर है इसी वाले फॉर्मूले से निकालें, मैंने कहा था ना भी आपको, इन दो फॉर्मूलों को आप ढंग से यूज करना सीख दो, आपका हर सवाल सॉल्व हो जाएगा, न्यूमेरिकल जो बन रहा होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हम डिस्कशन करते हैं उसको बहुत ही ध्यान से आप सुनो, साथ में मॉड्यूल पढ़ो, टाइम है तो एनसीईआरटी भी पढ़ो। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा थ्योरी पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं टॉपिक में। तो बताएं बच्चों, यहाँ पर जो है वो डेल एक्स अपने को निकालना है, तो डेल फाई को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स इक्वल्स टू पाई 3 पाई, इस तरह से आ गया। अब बताएं डेल एक्स का क्या वैल्यू आएगा, 1 बाय 1 कंपेयर करते जाओ, डेल एक्स की वैल्यू आती जाएगी। तो डेल एक्स का यहाँ पहला जो वैल्यू आता है वो आता है लैम्डा बाय 2, अगला वैल्यू आएगा 3 लैम्डा बाय 2, चेक करो, फिर आएगा 5 लैम्डा बाय 2। यानी इनमें से अगर कोई भी पाथ डिफरेंस है बिटवीन टू वेव्स एट एनी पॉइंट P डैश ऑन द स्क्रीन, तो वहां पर बच्चों इंटेंसिटी क्या हो जाने वाली है, मिनिमम। और हम कहेंगे कि वहां पर दो वेव्स जो सुपर इंपोज हो रही हैं उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है वहां एनर्जी का लॉस हो रहा है एक तरह से, जबकि कंस्ट्रक्टिव में हमने देखा था I0 प्लस I0 बराबर 2 I0 की जगह 4 I0 आ गया था, यानी वहां एनर्जी कंस्ट्रक्ट हो रही है, बढ़ रही है वहां पर एनर्जी, मतलब जो होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो रही है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये पाथ डिफरेंस वो पाथ डिफरेंस है जहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। हम बोलेंगे कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट हैं। अब इनको अगर हम आगे सॉल्व करें तो बच्चों बताओ मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी। अच्छा जनरलाइज करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो, डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2 where n is 1 2 3 4, इनमें से जो मर्जी भेज लो, चेक करो सही लिखा है क्या, 2n-1 लैम्डा बाय 2, n इक्वल्स टू 1 पुट करो इसमें, तो n इक्वल्स टू 1 अगर आप पुट करोगे तो n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 2 - 1 यानी कि 1, यानी लैम्डा बाय 2 बन जाएगा, लैम्डा बाय 2 बन जाएगा। n की जगह 2 रखो तो 2 * 2 4 - 1 यानी 3, यानी 3 लैम्डा बाय 2, तो 3 लैम्डा बाय 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप n की वैल्यू रखते जाओ, आपके पाथ डिफरेंस आते जाएंगे। तो ये जर्नल एक तरह से हमने पाथ डिफरेंस लिख दिया। जैसे उधर जनरल पाथ डिफरेंस क्या था, n लैम्डा, वहां पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या होता है मतलब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, इनमें से कोई सा भी आ जाए तो मैक्सिमम आ जाएगा, और इनमें से कोई सा भी आ जाए लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2, इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। तो बताएं भाई यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मिनिमम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं जैसे इसमें हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये आई मैक्स जैसे लिखा है वहां पर हम आई मिन लिखना चाहते हैं। तो यहाँ अगर आप आई मिन लिखना चाहते हो तो आई मिन बताओ कितना आएगा,
अच्छा ये हम जर्नल लिख रहे हैं, इसमें हमने I1 को I2 के बराबर नहीं माना है। दो केस है, वो तो स्पेशल केस है, I1 बराबर I2 अगर मान लिया जाए, और क्वेश्चंस में इन जनरल वही आता है हमारे। तो I विन अगर आप निकालोगे यहाँ पे तो वही फॉर्मूला लगा दो, कॉस डेल फाई की जगह -1 पुट कर देना, तो ये आता है बच्चों I min। ये चेक करके देखो। और एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। वो आता है मोड ऑफ A1 माइनस A2। मोड क्यों लगा दिया हमने, बिकॉज यहाँ हमें मालूम नहीं है कि A1 ज्यादा है या A2 ज्यादा है। ये बिल्कुल वैसे ही मोड लगाया जैसे वेक्टर में लगाते हैं, A1 माइनस A2 का मोड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर से वही स्पेशल केस। हाँ भाई बताएं, अगर हम मान लें इफ I1 is equals to I2 is equals to I0 और A1 is equals to A2 is equals to A0, तो बताएं I मिनिमम कितना आएगा और A मिनिमम कितना आएगा। आंसर है दोनों ही 0 0 आएंगे। ठीक, अब जरा आप दिमाग लगाओ, ये सोर्स है S1, ये सोर्स है S2, दोनों एनर्जी मिट कर रहे हैं। ये सामने है स्क्रीन, इस पे हमने कोई पॉइंट लिया P डैश। एक वेव यहां से आती है कितनी एनर्जी लेके, I0। एक वेव यहां से आती है बच्चों कितनी एनर्जी लेके, I0। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स तो ये बोलता है कि उस P पॉइंट पर जब ये दोनों एनर्जीज एक साथ पहुंचेंगी तो I0 प्लस I0 मिलकर 2I0 हो जाना चाहिए। मगर मान लो कि ये जो दोनों वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स जब P डैश पॉइंट पे पहुंचती हैं तो यहाँ P डैश पर जो डेल x है, मतलब पाथ डिफरेंस बिटवीन द जो वेव्स है, वो इनमें से कुछ एक λ/2 मान लो। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसमें तो इंटेंसिटी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। मतलब हमने I1 बराबर I2 मान लिया एक तरह से। आगे समझ रहे हो? तो क्या ऐसा कहा जाए, पहले सोर्स से भी I0 एनर्जी गई, दूसरे सोर्स से भी I0 एनर्जी गई, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स तो ये कहती है कि वहां पर 2I0 एनर्जी होनी चाहिए। और इंटरफेरेंस ये बोल रहा है कि वहां पर 0 एनर्जी है, क्योंकि इंटेंसिटी 0 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 2I0 होनी चाहिए थी, मगर उसकी जगह आ कितनी रही है, 0। इसका मतलब यहाँ एनर्जी का एक तरह से लॉस हो गया है। आना तो 2I0 चाहिए था, मगर आ रहा है 0, यानी यहाँ पर एनर्जी का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो बच्चों जो अपना इंटरफेरेंस है, वो इंटरफेरेंस पिछली क्लास में अपने पढ़ा था, जब किसी कॉमन मीडियम में बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं उन पे अगर दो वेव्स पहुंचती हैं तो अलग अलग पॉइंट पर कहीं तो एनर्जी क्या होती है, ओरिजिनल जो आनी चाहिए थी 2I0 उससे बढ़ जाती है, 4I0 हो जाती है। कहीं पर क्या होती है, जो आनी चाहिए थी 2 उससे कम हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जहां पर मैक्सिमाइज हो जाती है उन सभी पॉइंट को क्या बोलेंगे, CI। जहां पर मिनिमाइज हो जाती है उन सभी पॉइंट को क्या बोलेंगे, DI। अब आगे बात करते हैं। आई होप समझ में लगे होगा यहाँ तक क्या बात होगी। कुल मिला के नॉर्मल मैथ्स काम नहीं कर रही है। I0 प्लस I0 बराबर 2I0 नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास दो सोर्सेज हैं। हमारे पास कितने सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज हैं, दोनों कोहेरेंट हैं। अच्छा, पिछले क्लास में हमने समझा था कोहेरेंट क्यों लेंगे, ताकि स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न बने। स्टेबल का मतलब है कि P पॉइंट पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है तो टाइम के साथ वहां हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही रहेगा, मतलब इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ बच्चों, मान लो कि ये हमने दो सोर्स लिए, एक S1 है और दूसरा S2, दोनों कोहेरेंट है। ठीक है, और ये भी मान लिया हमने कि सामने इसके हमने स्क्रीन लगा। ठीक, अब क्या होगा, स्क्रीन के हर पॉइंट पर यहां से लाइट जाएगी, S1 से भी जाएगी रे और S2 से भी जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीन के हर पॉइंट पे अगर लाइट जाएगी तो मान लेते हैं कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में यहां एक पॉइंट है, स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट है, माना है पॉइंट O है। चैट बॉक्स में सोच के बताओ, O पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा या डिस्ट्रक्टिव आएगा? फोर के बाद क्या लिखा है, अरे I मिनिमम लिखा है, और क्या ये क्या लिखा है, I मिनिमम लिखा है और I मिनिमम बोल भी तो रहे हैं साथ में। हाँ भी बताएं, उस O पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, बताओ। इंटरमीडिएट, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, कुछ भी आ सकता है सर, कुलदीप मीणा, कुछ भी आ सकता है। कुछ भी तो नहीं आ सकता भाई, आर्ट्स थोड़ी है कुछ भी आ जाएगा।
साइन से कैन नॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, DI कुछ भी हो सकता है, अग्रता सक्सेना, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, नॉट प्रिडिक्ट। ओके, हाँ भाई चेक करो, हमें क्या बोला गया है, मिड पॉइंट है वो, मिड पॉइंट है ना वो। अब अपने को जानना है क्या कि भाई वहां पर CI आएगा या DI आएगा। तो बच्चों बहुत सिंपल सी लॉजिक है। अब क्या ऐसा कहा जाए, इस O पॉइंट पर दो वेव पहुंचेंगी, ढंग से समझना, और अगला क्वेश्चन फिर मैं आपसे यही पूछूंगा दोबारा से। S1 और S2 O पॉइंट पर बच्चों दो वेव पहुंचेंगी। एक तो कहां से पहुंचेगी, S1 से पहुंचेगी, एक कहां से पहुंचेगी, S2 से पहुंचेगी। तो पहुंचा देते हैं, देखो एक वेव तो ये गई और एक वेव ये गई O पॉइंट पर, एग्जैक्ट O पॉइंट पर। अरे सही ना, इसी तरह से जाएंगी। अब क्या ऐसा कहा जाए, O पॉइंट तो जो है वो सिमेट्रिकली मिड पॉइंट है ना सिस्टम का, स्क्रीन के ऊपर। तो ये वाला जो पाथ है बच्चों, ये माना कितना है, x। तो क्या ऐसा कहा जाए, इस वाली वेव का पाथ भी तो x हो गया, क्योंकि बिल्कुल बीच में है ना। अब इस वाली वेव का पाथ x है, यानी कि x1 बच्चों x है और x2 भी x है, बराबर है दोनों। तो क्या ऐसा कहा जाए, पहली वेव कितना चल के आई x, दूसरी वेव कितना चल के आई x। इसका मतलब ये हो गया कि इस O पॉइंट पर डेल x का वैल्यू, मतलब पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब पाथ डिफरेंस अगर किसी पॉइंट पर 0 है, तो अब सोच के बताओ कंस्ट्रक्टिव आएगा या डिस्ट्रक्टिव आएगा। ये चार्ट बनाया ना अपन ने, इतने सारे जो फॉर्मूले अपन पढ़ रहे हैं इतनी देर से, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। हमें बताएं डेल x बराबर क्या आ रहा है, 0। तो डेल x बराबर 0 किसकी कंडीशन होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होती है या डिस्ट्रक्टिव की होती है, कंस्ट्रक्टिव की होती है। तो कंस्ट्रक्टिव की होती है तो भाई वहां पर क्या आंसर आना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी पाथ डिफरेंस देखकर ये पता लगाया जाता है कि वहां कंस्ट्रक्टिव होने वाला है या डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। अगर पाथ डिफरेंस क्या आ जाए, पाथ डिफरेंस क्या आ जाए बच्चों, पाथ डिफरेंस आ जाए 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर नहीं आया तो क्या आ जाए, लैम्डा बाय 2 आ जाए, 3 लैम्डा बाय 2 आ जाए, 5 लैम्डा बाय 2 आ जाए। उन पॉइंट्स के लिए हम क्या बोलेंगे कि वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। अरे इसीलिए तो ये मैंने टेबल बनाई है। ठीक है, अब जरा आगे बात करते हैं। आईओ के समझ में लग गया होगा क्या गड़बड़ हुई इसमें, कंस्ट्रक्टिव आएगा। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं, कोई बात नहीं, तो पहले क्वेश्चन था, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, मान लो कि हम जो है, देखो एक कॉन्सेप्ट ये भी है इसमें कि मान लो इस जगह बच्चों डेल एक्स कितना आ रहा है, 0। इसको भी आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ डेल एक्स कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है ना। अब मान लो कि हमने यहाँ O पॉइंट की जगह यहाँ P पॉइंट लिया, फिर यहाँ P डैश किया, फिर यहाँ P डबल डैश किया। इस तरह से हमने बहुत सारे पॉइंट लिए, क्योंकि स्क्रीन पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, स्क्रीन के पॉइंट। अब क्या ऐसा कहा जाए, P पर भी वेव पहुंचेगी, P डैश पर भी पहुंचेगी, P डबल डैश पे भी पहुंचेगी, तो सभी पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी तो आएगी, क्योंकि लाइट पहुंच रही है वहां पे। ठीक, तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखो बच्चों कि अगर यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है, 0, पाथ डिफरेंस क्या है, 0, तो जब आप इस पॉइंट से इधर जाओगे या इधर जाओगे, इधर भी जाओ, इधर भी आपकी मर्जी, पाथ डिफरेंस कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। मतलब अगर एक जगह पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है, तो जैसे आप उसके साइड में हटोगे, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, 0 से कम तो हो नहीं सकती। यानी ऊपर की तरफ जब आप जाओगे तब भी पाथ डिफरेंस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, और नीचे की तरफ जाओगे तब भी पाथ डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो स्क्रीन पे इस जगह पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 और माना स्क्रीन के इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल 2 लैम्डा आ रहा है, माना ऐसा। ठीक, तो जब आप 0 से किधर जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, 2 लैम्डा की तरफ जाओगे बच्चों, ऐसा नहीं होगा कि 0 पाथ डिफरेंस वाले पॉइंट से सीधा ही 2 लैम्डा आ जाए। 0 और 2 लैम्डा के बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी, वो सारी वैल्यूज भी इनके बीच में, मतलब ये अचानक से नहीं बढ़ जाएगा, ये धीरे 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 कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि यहाँ अगर डेल एक्स 0 है, तो डेल एक्स बढ़ के बच्चों यहाँ क्या आने वाला है, डेल एक्स के बाद आपका लैम्डा बाय 2 आएगा। अरे 0 के बाद लैम्डा बाय 2 आएगा, सीधा 2 लैम्डा नहीं आ जाएगा, बात समझ रहे हो। फिर क्या आएगा बीच में, कहीं ना कहीं लैम्डा भी आएगा, फिर क्या आएगा, 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, उसके बाद जाके 2 लैम्डा। बात तो समझे। यानी अगर किसी जगह हमें दे दिया जाए क्या कि भाई बताओ, जैसे एक केस ये ले लेते हैं, माना यहाँ डेल एक्स बराबर क्या है, 0, ठीक है, यहाँ पर डेल एक्स बराबर क्या है, माना लैम्डा है। तो सोच के बताएं
इन दोनों पॉइंट्स पर सीआई हो रहा है या डीआई हो रहा है? अरे डिक्रीज कैसे होगा, जीरो तो पहले ही है, वो ऊपर जाने पर डिक्रीज कैसे होगा? कोई चीज पहले ही जीरो है, तुम्हारी जेब में 0 रुपए हैं, अब उससे तो नेगेटिव क्या ही होंगे। अब पूर्ण सिंगल जो बोला जा रहा है उसको समझो। हाँ भाई बताओ, कितने इसके बीच में इन दोनों पॉइंट्स के, सॉरी इन दोनों पॉइंट्स पर क्या होगा, सीआई होगा या डीआई होगा? आंसर है पाथ डिफरेंस की टेबल देखो, सीआई में आते तो सीआई होगा, डीआई में आते तो डीआई होगा। डेल एक्स बराबर 0 तो सीआई होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे। यहाँ क्या होगा, यहाँ लैम्डा भी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, यानी यहाँ पर भी सीआई हो रहा होगा, बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए भाई, इन दोनों सीआईज के बीच में टोटल कितने डीआई होंगे? कैसे पूछेगा आपने? हाँ, इन दोनों सीआईज के बीच में, इन दोनों पे, इस पे भी सीआई हो रहा है, इस पे भी सीआई है, इस पे भी सीआई है, तो बताओ इन दोनों के बीच में कितने डीआई हैं? तो वो पाथ डिफरेंस से पता चलेगा, सोच के देखो। डीआई के लिए लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, इनमें से कोई एक पाथ डिफरेंस होना चाहिए। और यहाँ भी हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि पाथ डिफरेंस एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। इसका मतलब यहाँ अगर बच्चों डेल एक्स बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या ऐसा कहा जाए, यहाँ अगर डेल एक्स बराबर 0 है और यहाँ अगर डेल एक्स बराबर लैम्डा है, तो 0 से लैम्डा थोड़ी पहुंच रहे होंगे हम डायरेक्ट, पहले लैम्डा, सॉरी 0 से क्या होगा, बढ़ेंगे, डेल एक्स धीरे धीरे बढ़ेगा और फाइनली जाके लैम्डा होगा। इसका मतलब पक्की बात है कि बीच में कहीं डेल एक्स बराबर लैम्डा बाय 2 भी जरूर आया होगा, लैम्डा बाय 2 आया होगा, फिर जाके लैम्डा आया होगा। और लैम्डा बाय 2 किसकी कंडीशन है, यानी यहाँ कितने डीआई बनेंगे इन दोनों के बीच में? केवल एक, केवल एक। इस केस में सोच के बताओ, इसको इरेज कर देते हैं, जैसे यहाँ चर्चा कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं। देखो बताओ बच्चों, यहाँ पे सोच के बताना क्या आंसर आएगा, सही बताना। मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, ये इसका, यहाँ पे माना डेल एक्स बराबर क्या है, 0, और यहाँ पर जो है वो डेल एक्स बराबर क्या है, 7 लैम्डा बाय 2। तो पहले तो आप ये बताओ कि इनमें से किस पॉइंट पर सीआई है और किस पॉइंट पर डीआई है? हाँ आ गए आंसर, ये तो सीआई है, बिल्कुल सही है। ये क्या है बच्चों, डीआई है। अब आप मुझे आराम से सोच के बताओ चैट बॉक्स में कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने और सीआई हैं? इनको शामिल नहीं करना है, इनके बीच में कितने सीआई हैं? इनके बीच में कितने सीआई हैं वो बताना है आपको। इनके बीच में कितने सीआई हैं? आंसर आ तो रहे हैं, 0। हाँ नहीं, 0 पे सीआई हो तो सही है। इन दोनों के बीच में कितने सीआई हैं? 3, 3, 2, 4, 3, 7। केतन गोयल के 7 आ रहे हैं। हाँ बच्चों, इन दोनों के बीच में कितने सीआई हैं, कितने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट होंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? प्रियांश जैन के आ रहे हैं 6, 3, 4, 4, 3। अरे बहुत सारे आंसर आ गए, 33, एक के 33 भी आ रहे हैं। शशांक चौबे नींद में हो गया भैया। टू 1 3 3, चलो ठीक, चलो कोई बात नहीं, जरा चेक करके देखते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ क्या है, डेल एक्स बराबर 0 है ना, और ऊपर क्या आ रहा है, 7 लैम्डा बाय 2। ठीक है, अच्छा वो टेबल अपन ने जो डिराइव की थी वो अपने को ध्यान रखनी है, तो आपको ऐसे समझ लो, ऐसे देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। देखो ऐसे समझ लो, समझने के लिए वो जो सारे पॉइंट है ना, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा सीआई वाले, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 डीआई वाले, इन सबको एक साथ क्लब करके देखते हैं। देखो ऐसा होगा, क्या ऐसा कहा जाए भी, अगर डेल एक्स बराबर 0 है फिर लैम्डा बाय 2 है, तो 0 के बाद तो लैम्डा बाय 2 जाएगा ना, सीधा तो लैम्डा आ नहीं जाएगा, या 3 लैम्डा बाय 2 तो आ नहीं जाएगा। फिर इससे ऊपर क्या आएगा, लैम्डा है, बढ़ाओ, ये 3 लैम्डा बाय 2, फिर 2 लैम्डा, फिर 5 लैम्डा बाय 2, फिर 3 लैम्डा, फिर 7 लैम्डा बाय 2, फिर 4 लैम्डा, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब सोचो कहाँ कहाँ डीआई आएगा, कहाँ कहाँ सीआई आएगा, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। कहाँ कहाँ सीआई आएगा बच्चों, 0 पे सीआई आएगा, यहाँ पर सीआई आएगा, यहाँ सीआई आएगा, यहाँ सीआई आएगा, यहाँ सीआई, इन पे क्या आएगा, इन पे डीआई आएगा, यहाँ डी, यहाँ पर भी
डी आएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इनके बीच में कितने सीआई आएंगे। तो ये लाइन से अपने को सब पता है इनके बीच में क्या क्या आने वाला है भाई। 0 से आप बढ़ाओगे तो λ/2, देन लैम्डा, देन 3λ/2, इस तरह से तो बढ़ेगा। तो बढ़ाओ क्या ऐसा कर दें भी इनके बीच में डेल एक्स बराबर 0 है, तो डेल एक्स बराबर 0, तो डेल एक्स बराबर 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेगा हम, तो डेल एक्स बराबर 0 का मतलब है यहां से स्टार्ट, ये तो हमारा ए पॉइंट हो गया, ए इसको भी मान लीजिए, ये तो हो गया ए। हमें बी कहां रहा है, 7λ/2, ये रहा B। इनके बीच में कितने सी आई है, ये तो पूछा है। तो इनके बीच में कितने सी आई हैं, वो नजर आ रहे हो, 3 हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अब आगे से गलती नहीं करनी, ठीक है। कितने हैं, 0 को इंक्लूड करना है, क्या तो बोला था ना इनके बीच में 0 कैसे इंक्लूड हो गया, कोमल नेगेटिव लाने की ठान के बैठे हैं क्या अपन, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। बीच में का क्या मतलब होता है, इनके बीच में, इसका मतलब इन दोनों को नहीं लेना है। हाँ बच्चों, कितने सीआई हुए, 1, 2 और 3, 3 सीआई हुए, 3 सीआई हुए बच्चों इनके बीच में, बिटवीन देम। अच्छा डीआई कितने हुए, बिटवीन देम नंबर ऑफ सीआई कितने हैं, 3। डीआई बताओ, डीआई बताओ, डीआई डीआई बिल्कुल सही बताना, गड़बड़ मत करना। डीआई 4, अभी भी 4 आ रहा है किसी का, कौन है 4, अदिति शर्मा, 4 डीआई आएंगे क्या इनके बीच में, देखना बेटा जरा 4 आते हैं क्या, गिनते हैं अपन, है ना, थोड़ा गिनती सीखते हैं, है ना, गिनती भी आनी चाहिए ना, डॉक्टर बनने के लिए पहले गिनती आनी चाहिए। तो बताओ ये क्या है, पहला डीआई, ये दूसरा डीआई, ये तीसरा डीआई, बी को तो कंसीडर करना नहीं है क्योंकि बिटवीन देम पूछा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ डीआई कितने हुए, 3 हुए, तो फिर 4 क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से अपन जो है वो बात इसमें कर सकते हैं, बच्चों समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ही आसान है, ठीक। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और है, उसकी भी बात करते हैं। देखो ये मतलब जो आज की क्लास है वो कॉन्सेप्चुअली बहुत ही, मतलब ये मान लो कि इसके अलावा इंटरफेरेंस में कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बना सकता, बता नहीं सकता मैं कहीं भी, इसको बहुत ही आप आराम से समझो धीरे धीरे, ठीक है। देखो ये हमने सीआईडीआई समझ लिया बच्चों, ये हमने समझ लिया कभी भी पाथ डिफरेंस अचानक से नहीं बदलता है, कभी भी पाथ डिफरेंस अचानक से नहीं बदलता है। किसी पॉइंट पर अगर पाथ डिफरेंस डेल एक्स बराबर लैम्डा है, अचानक से 2 लैम्डा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, अचानक से 2 लैम्डा 3 लैम्डा नहीं हो जाएगा, बीच की सारी वैल्यूज भी, ठीक। अब देखो यहां पर जो है वो एक डिस्कशन अपन और करते हैं, यहां पे कर लेते हैं क्योंकि कल यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। मान लो बच्चों, मान लो कि ये हमारे पास स्क्रीन है ना, और इस स्क्रीन के ऊपर भाई 2 सोर्सेज हैं, S1 S2, ये S1 मान लीजिए, यहाँ पर S2 मान लीजिए, ये 2 सोर्सेज हैं, कोहेरेंट है, सामने स्क्रीन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखो, यहाँ पर भी आप ये ध्यान रखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर डेल एक्स बराबर कितना आ रहा था मिड पॉइंट पे, 0, समझ लो। अब ऊपर की तरफ जाओगे तो डेल एक्स क्या करेगा, बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। तो मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ डेल एक्स बराबर 0 है, मतलब ये सीआई है। यहां से ऊपर मान लो हम यहाँ पहुंचे और यहाँ पर पहली बार हमें डीआई मिला, पहली बार सीआई से चले थे हम और पहली बार डीआई मिला, तो सोच के बताओ यहाँ डेल एक्स कितना आ रहा होगा कि यहाँ आपको डीआई मिल गया, λ/2, बिल्कुल सही है, गुड। π/2 नहीं, π/2 कहां से आ गया भाई, λ/2, बिल्कुल सही, λ/2, सभी का आंसर सही आ रहा है। पहली बार कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस 0 से बढ़ के λ/2, ठीक। तो ये λ/2 पे अपने को पहला डीआई मिलेगा, फर्स्ट डीआई, ये λ/2, ठीक है बच्चों, λ/2, सभी का आंसर सही है ऑलमोस्ट, ठीक। अब जरा दिमाग लगाओ, देखो बोर्ड पे देखो, ढंग से समझना यहाँ पर कि क्या गड़बड़ होगी। देखो सीआई पर इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है ना, डीआई पे क्या होती है, मिनिमम। माना इस केस में I1 बराबर I2, ज्यादातर में आपको यही मिलने वाला है, तो I1 इक्वल्स टू I2 बराबर I0 मान लिया, है ना, समझने के लिए। तो सोच के बताओ बच्चों, जिस जगह सीआई आ रहा है उस जगह इंटेंसिटी कितनी आएगी, if I1 equals to I2 equals to I0, then intensity at the scale point is 4I0, which is maximum. DI पर इंटेंसिटी कितनी आएगी, 0। अरे सही बात है ना, भी चैट बॉक्स में बताओ जरा, अभी अभी तो डायरेक्ट किया था हमने, है ना, ठीक। यहां तक बिल्कुल समझ में लग गया अपने को। अब जरा दिमाग लगाओ, सोचो, हम अभी अभी बात कर रहे थे कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो तो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस 0 है,
यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है बच्चों, 0 है। इस जगह पाथ डिफरेंस कितना है, इस जगह पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। और यहाँ पर पाथ डिफरेंस बच्चों बढ़ के क्या हो गया, λ/2 हो गया है। तो क्या ऐसा कहा जाए, इफ पाथ डिफरेंस इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, तो बच्चों यहाँ पर भी पाथ डिफरेंस 0 से एक झटके में ही λ/2 थोड़ी हो गया होगा, बीच में कहीं ना कहीं λ/4 भी तो होगा, बीच में कहीं ना कहीं λ/4 भी तो आया होगा भाई। λ/2 लैम्डा, ये तो वो पॉइंट है जो या तो CI है या फिर DI है, और इनके अलावा भी तो दुनिया है, इनके अलावा भी तो स्टेडी स्टेट में पॉइंट है, स्क्रीन के ऊपर पॉइंट है। इट मींस जब आप del x बराबर 0 से बच्चों कहां जाओगे, λ/2 पे जाओगे, तो बीच में λ/4 भी आया होगा, बीच में कहीं ना कहीं λ/8 भी आया होगा, λ/8 आएगा, उसके बाद λ/4 आएगा, फिर 3λ/4 आया होगा, उसके बाद कहीं जाके λ/2 आया होगा। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि बीच में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, आंसर में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, और उन सभी पॉइंट्स पर भी तो कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस रहा होगा, और वो जो पाथ डिफरेंस रहा होगा वो पाथ डिफरेंस बच्चों λ/2 और del x बराबर 0 के बीच की कोई वैल्यू नहीं, जैसे λ/4 हो सकता है, λ/8 हो सकता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, और इनफाइनाइट अगर पॉइंट्स है तो क्या ऐसा कहा जाए अलग अलग पॉइंट्स पर पाथ डिफरेंस भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है बिटवीन del x बराबर 0 टू del x बराबर λ/2। तो फिर हमसे वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, देखो तो चैट बॉक्स को छोड़ दो, बस हो गया, चैट बॉक्स के पीछे नहीं पड़े रहा करो। हाँ बच्चों, ये समझ लगे ना अपने को, सारे पाथ डिफरेंस बीच में जितने भी होंगे वो सब एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पाथ डिफरेंस 0 से सीधा λ/2 हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप सीधे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे पहुंच जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर आपको इंटेंसिटी क्या मिल रही है, 4I0, भाई पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा तो फेज डिफरेंस भी अलग अलग होगा, फेज डिफरेंस अलग अलग होगा तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी। तो बच्चों यहां पर ये ध्यान रखना है, CI पर इंटेंसिटी कितनी है, मैक्सिमम 4I0 है, यहां पर इंटेंसिटी कितनी है, 0। अगर अभी अभी हम बात कर रहे थे कि बीच में सारे पाथ डिफरेंस पॉसिबल है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो 4I0 से 0 इंटेंसिटी है, इसके बीच की भी सारी इंटेंसिटी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पॉसिबल है। सीधे शब्दों में कहें तो जब हम कभी भी CI से DI की तरफ जाएंगे बच्चों, तो इंटेंसिटी 4I0 से एक झटके में ही 0 नहीं हो जाएगी, वो पहले क्या होगी 3I0, देन क्या होगी 2I0, देन क्या होगी I0, और उसके बाद क्या होगी 0। मतलब इंटेंसिटी में भी वेरिएशन रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक जगह 4I0 है और दूसरी जगह 0 है। 4I0 और 0 के अलावा भी तो दुनिया है। ये 4I0 और 0 तो कौन से पॉइंट है जहां पर या तो सीधा मैक्सिमा आ रहा है या फिर सीधा मिनिमा आ रहा है, मगर क्या ऐसा कहा जाए मैक्सिमा और मिनिमा के अलावा इंटरमीडिएट वैल्यूज भी तो आएंगी बीच में, तो वो इंटरमीडिएट जो वैल्यूज होंगी बच्चों, वो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की सारी इंटरमीडिएट वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि CI से सीधा DI मिल जाएगा, उसके बीच की सारी वैल्यूज भी आपको जरूर मिलेंगी। अब यहाँ पर अपने से वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये समझ में लग गया थ्योरेटिकली क्या एक्सप्लेनेशन हुआ है, अरे ठीक है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है अपने, ताकि क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है इसमें से वो सही हो जाए 2 रे ऑप्टिक्स में से। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, छोड़ दो चैट बॉक्स को। तो ये सारी वेरिएशन अपन ने डिस्कस की। अब यहाँ पर बच्चों अपने से क्वेश्चंस पूछ सकता है बहुत सारे, ऐसे पूछ सकता है, बताओ जैसे यही कर लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। यही लिख देते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, देखो if I1 is equals to I2 is equals to I0, then find path difference del x at which intensity resultant means I is equals to I0 और 2I0 मान लो, चलो I0 ही मान लो, at which intensity यानी net intensity is equals to I0। पहली चीज तो ये सोचो कि क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्या ये क्वेश्चन सही है, हाँ बिल्कुल सही है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 और 0 के अलावा भी हो सकती है, तो बच्चों I0 भी तो हो सकती है, तो वही पूछ रहा है कि ये जो आपने लिख तो दिया यहाँ पे कि इंटेंसिटी I0 है ऊपर डायग्राम में,
तो अगर इस जगह इंटेंसिटी आई नॉट है तो बताओ इस जगह डेल एक्स कितना है, कितने पाथ डिफरेंस पे इंटेंसिटी आई नॉट होती है, ये क्वेश्चन है। कोई पूछे बताओ मैक्सिमम इंटेंसिटी कितने पाथ डिफरेंस पे होती है, तो उसका तो रट्टा लगा लिया हमने, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा इनटू, ठीक है। मिनिमम इंटेंसिटी कहां होती है, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 इनटू। मगर जहां पर इंटेंसिटी ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम है, कुछ भी हो सकती है, तो फिर उनके अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए अपन ने क्वेश्चन दिया है। पहली चीज तो ये है कि आई नॉट और आई नॉट 4 आई नॉट होता है मैक्सिमा पे, आई नॉट और आई नॉट 0 होता है मिनिमा पे। अगर आई नॉट और आई नॉट बच्चों 4 आई नॉट और 0 के बीच की सारी वैल्यूज, तो बताएं। हाँ भाई बताओ क्या आएगा आंसर। ऊपर जाने पर इंटेंसिटी डिक्रीज होता है, ऊपर नीचे को छोड़ो, इंटेंसिटी डिक्रीज होता है मैक्सिमा से मिनिमा की तरफ जाने, ऊपर और नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सॉल्व करके आंसर बताएगा कोई, जरा क्या आ रहा है। नॉट डिटरमाइन, अरे कौन है भाई, है हर चीज में नॉट डिटरमाइन। राजशेखर श्रीनिवास वेलपुला, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सॉरी अगर गलत हो गया हो तो। हाँ भाई क्या लिख रहे हैं अपन, नॉट डिटरमाइन, हर चीज में नॉट डिटरमाइन। मैनी वैल्यू, ओहो लीस्ट वैल्यू बता दो चलो। If I1 equals to I2 equals to I0, then find del x बराबर, मतलब find del x मतलब path difference, then find path difference at which I is equals to I0। उस जगह का path difference बताएं जिस जगह इंटेंसिटी I0 आ रही है। लैम्डा बाय 3 करेक्ट आंसर है, लैम्डा बाय 3 या लैम्डा बाय 8, नहीं लैम्डा बाय 8 तो नहीं होगा, लैम्डा बाय 8 तो नहीं होगा। हाँ भाई इंटेंसिटी इंक्रीज होती है या इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, उसका सीधा सा आंसर है इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, सीआई से, मिनिमम कहाँ होती है, डीआई से। तो जब आप सीआई से डीआई की तरफ जाओगे तो मैक्सिमा से मिनिमा की तरफ जा रहे हो ना, तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। अंशिका एल बाय 8, सभी का एल बाय 8 आ रहा है। 3 लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 8, लैम्डा बाय 4, देखते हैं क्या आंसर आता है। हाँ बच्चों देखो क्या ऐसा कहा जाए, यहां सॉल्व कर लेते हैं इसको। इंटेंसिटी क्या बताई गई है, आई नॉट। फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का, वो फॉर्मूला लगाओ। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई नॉट, सही है ना, I1 प्लस I2, रखते जाओ वैल्यू। 2 अंदर आएगा अंडर रूट ऑफ आई नॉट तो आई नॉट स्क्वायर, रूट होने के कारण केवल आई नॉट बन जाएगा। एक ही तो फॉर्मूला है, ले देंगे 10-20 तो फॉर्मूला है। इंटेंसिटी बच्चों इस क्वेश्चन में गिवन है तो रख दो। तो यहाँ आई की जगह क्या रख देंगे, आई नॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल्स टू 2I0 प्लस 2I0 cos डेल फाई। सिंपल है, कुछ नहीं करने के लिए, दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन, और एक इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला। अब इंटेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमने पहले लिख दी। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसके बाद। बताएं भाई, 2I0 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का I0 बच जाएगा उधर, तो ये आ जाएगा 2I0। कॉस वाली टर्म को आगे ले लिया हमने, कॉस डेल फाई इज इक्वल्स टू माइनस I0। सही बच्चों, 2I0 को डिवाइड कर दो तो I0 से I0 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, cos डेल फाई इज इक्वल्स टू माइनस का हाफ, यहाँ तो सही है। हाँ भी cos थीटा माइनस हाफ, कौन से थीटा पे होता है cos थीटा माइनस हाफ, कौन से थीटा पे, हाँ 120 पे होता है। कुलदीप मीणा, केतन गोयल, आप लोग बेसिक मैथ्स पढ़ो बच्चों, ठीक है ना, बेसिक मैथ्स पढ़ो पहले जाके एक बार। हाँ भाई बताएं, माइनस हाफ cos थीटा का वैल्यू माइनस हाफ कब होता है, आंसर है 120 पे। तो 120 पे होता है बच्चों, तो क्या ऐसा कहा जाए, छोटी छोटी गलती है तो 63 में थोड़ा थोड़ी सी बात नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, बहुत सिंपल। हाँ भी बताएं, डेल फाई को क्या लिखेंगे, डेल फाई को लिखेंगे हम, मतलब फेज डिफरेंस को लिखेंगे 2 पाई बाय 3, समझ लग गया, 2 पाई बाय 3। आई होप ये समझ लग गया होगा 2 पाई बाय 3 कैसे आ गया।
ठीक, अब 2 पाई बाय 3 अगर आपके पास डेल फाई आ गया, डेल फाई में और डेल एक्स में क्या रिलेशन होता है वो मैं मालूम, तो डेल फाई को उठा गया उस रिलेशन में रख दो, सॉल्व कर लो, डेल एक्स आपके पास आ जाएगा, डेल एक्स आपके पास आ जाएगा। सर मैंने बिल्कुल ये दूसरा होगा 120 लिखा था, 120 सही। हाँ तो बताओ इसमें डेल एक्स कितना आएगा, डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स सही सही बताना, लैम्डा बाय 3, लैम्डा बाय 3 आगे सॉल्व करो भाई, लैम्डा बाय 3 डेल एक्स, डेल फाई में और डेल एक्स में क्या रिलेशन होता है, लैम्डा बाय 2/3। अरे भाई इसमें तो इससे आसान हो सकता तो क्या होगा, इससे आसान वैल्यू रख के सॉल्व तो करना है। डेल फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स, हमें चाहिए डेल एक्स, तो वैल्यू कुछ करो डेल फाई की, 2 पाई बाय 3 ये लिख देते 2 पाई बाय 3 ये निकालिए ना, तो 2 पाई बाय 3 हमने, हम इसको सॉल्व करो, 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल आउट हो गया, तो डेल एक्स का वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा बाय दिस इज द, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है यहाँ पाथ डिफरेंस कितना था, वो पहले लैम्डा बाय 3 आ रहा है, यहाँ पाथ डिफरेंस कितना था दोस्तों, यही है 0 पाथ डिफरेंस। ऊपर गए तो अपने क्या बोला था, पाथ डिफरेंस यहाँ 0, ऊपर जाएंगे तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, आंसर लैम्डा बाय 2 बढ़ेगा, उसके बाद तो डी आई है, तो यहाँ बच्चों अगर सी आई है और यहाँ अगर डी आई है तो यहाँ तो लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं लैम्डा बाय 3 भी तो होता होगा पाथ डिफरेंस, और लैम्डा बाय 3 जिस जगह पाथ डिफरेंस होता है उस जगह बच्चों इंटेंसिटी आई नॉट आ जाती है, ये है इसका आंसर। यहाँ डेल एक्स कितना आ रहा है, लैम्डा, इसका मतलब ये है कि सारे पॉसिबल पाथ डिफरेंस रहेंगे टी आई और डी आई के बीच में, सारे पॉसिबल पाथ डिफरेंस रहेंगे, सारी पॉसिबल इंटेंसिटीज भी होंगी, तो इंटेंसिटी 4i0 और 0 होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, 3i0 भी होती है, 2i0 भी होती है, i0 भी होती है, 10 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा सर यहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा या कंस्ट्रक्टिव होगा, कुछ नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव और इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव तो दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के नाम हैं, जहाँ मैक्सिमा हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव है, ना मिनिमम हो रहा होता है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है, और इनके बीच में तो बाकी सारी वैल्यूज भी हैं, तो उन बाकी सारी वैल्यूज का कोई नाम नहीं है, वहाँ हम सिर्फ क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो i0 2i0 3i0 कुछ भी हो सकता है, ये ना तो कंस्ट्रक्टिव है और ना ही डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का यूज किए जाते हैं, तो यहाँ तो सीधा मैक्सिमम हो रहा है सीधा मिनिमम हो रहा है, ठीक है। तो 2 पाई बाय 3 कैसे आया, अरे भैया एंगल का नाम जो है, ये एंगल जो आता है cos डेल फाई बराबर -12 अदिति पटनायक, बताओ बेटा cos थीटा -12 कौन से एंगल के लिए होता है, 120 के लिए, 120 के लिए, और 120 को जो है 120 को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई बाय 3 पाई बाय 3 60 होता है, तो 120 को क्या लिखेंगे, हाँ इसको इंटरमीडिएट वैल्यू बोल सकते हैं, ये इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है बेटा, ये समझ में लग गया अदिति, सिंपल है, तो 120 को 2 पाई बाय 3 को लिखते हैं, ओके चलो जी आगे बात करते हैं, आई होप ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया होगा आपने, ओके है ना, यानी ऐसा नहीं है कि 4i0 से सीधा 0 आ जाता है, यहीं से di 0 नहीं आता है, बीच में इंटरमीडिएट वैल्यूज भी आती है, इंटरमीडिएट वैल्यूज क्यों आती है, क्योंकि बीच में अलग अलग पाथ डिफरेंस होंगे, तो अलग अलग पाथ डिफरेंस होंगे तो अलग अलग फेज डिफरेंस होंगे, और अलग अलग फेज डिफरेंस होंगे, अलग अलग फेज डिफरेंस होंगे तो फिर बच्चों अपने पास जो है वो अलग अलग इंटेंसिटी होंगी, ठीक। अब आगे बात करते हैं, देखो ये सब अपन ने कल बात की थी, यहाँ इस स्लाइड तक हमने कल डिस्कशन कर लिया था, 20 का जो बगल में लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ है, फाइनल आंसर है, तो ये समझ लो ना, स्लाइड तो अपने पढ़ी है तो ध्यान रखें, ठीक है। देखो बच्चों इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो हमने अभी डिस्कस किया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने, ये आपके 11th के वेव में भी थे और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखने, वेव के फॉर्मूले। देखो बच्चों अगर हमसे कोई पूछ ले, बताओ दो वेव आई किसी पॉइंट पर मिल गई, तो बताओ वहाँ एवरेज इंटेंसिटी कितनी, पिछले क्लास में डिस्कस किया था हमने, एवरेज इंटेंसिटी अगर हमसे कोई पूछ ले तो एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I = I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos डेल फाई
हमसे पूछा गया है एवरेज इंटेंसिटी बताओ, तो एवरेज किसका निकालेंगे, आंसर जो चेंज हो रहा होगा उसी का एवरेज बदल रहा होगा उसी का एवरेज निकालना होगा। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है बच्चों, cos del phi चेंज हो रहा है, cos del phi का एवरेज जो वैल्यू होता है कितना होता है बताओ, cos थीटा का एवरेज वैल्यू कितना होता है बच्चों, एवरेज वैल्यू का कोई पूछ ले तो हम यहाँ पर जीरो कर देंगे, cos को जीरो कर देंगे तो पीछे का पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो बस क्या जाएगा i1 प्लस i2। तो बच्चों जो i एवरेज होता है वो होता है i1 प्लस i2, ठीक है। अच्छा इस i1 प्लस i2 का क्या हो, तो i max प्लस i min डिवाइडेड बाय 2 एक ही बात। इसी तरह से i प्रोपोर्शनल a स्क्वायर होता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल विड्थ ऑफ द स्लिट की। अभी स्लिट की विड्थ क्या होती है, स्लिट क्या होती है, तो ऐसा मान लो स्लिट एक ओपनिंग होती है, जैसे मान लो कि हमारे घर में खिड़की नहीं होती, बाहर से रोशनी आ रही, तो खिड़की एक तरह से क्या होगी ओपनिंग, तो उस खिड़की की विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी लाइट अंदर आएगी। इसको एक मिनट के लिए क्या मान लो बच्चों खिड़की एक करेगी, तो मान लो बाहर से रोशनी आ रही है हमारे घर के अंदर आ रही है, इसमें से होके आ रही है खिड़की में से होके आ रही है, तो क्या ऐसा कहा जाए खिड़की की विड्थ आप जितनी ज्यादा रखोगे उतनी ही ज्यादा लाइट अंदर आएगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी अंदर आएगी, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर हम उसकी विड्थ को कम करते जाए तो क्या होगा, कम लाइट अंदर आ पाएंगे हमारे रूम में, तो कम लाइट अगर आएगी तो क्या ऐसा कहा जाए लाइट की इंटेंसिटी एनर्जी जो इनकमिंग एनर्जी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, यानी जितनी ज्यादा विड्थ आप रखोगे उतनी ही ज्यादा लाइट आएगी, तो इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो दैट यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो विड्थ ऑफ द स्लिट के प्रोपोर्शनल होती है, स्लिट की विड्थ ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा है, और कम है तो कम। एक रिलेशन आपको ये भी ध्यान रखना है। स्लिट जो है वो एक्चुअल में क्या होती है, जो समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि घर में जो खिड़की है वो किसी तरह बिहेव करती है। एग्जैक्ट स्लिट क्या होती है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक। अच्छा एक i1 अपॉन i2 जो है तो चलिए a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, इसको w1 बाय w2 लिखते हैं तो ये प्रोपोर्शनल टू विड्थ दिए। अच्छा i max अपॉन i min जो है तो सीधा ध्यान रखना है, कल डिराइव किया था, ठीक है। अच्छा i प्रोपोर्शनल a स्क्वायर होता है, तो i max को क्या लिख सकते हैं, a max का स्क्वायर, और a max कितना होता है वो आगे डिराइव किया है, a1 प्लस a2 होता है, a min कितना होता है, a1 माइनस a2 होता है, तो इसका स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, या आप इसको चाहो तो I max अपॉन I max min को आप A max अपॉन A min का स्क्वायर है, because A प्रोपोर्शनल A स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये आप ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पर एक चीज और उसको हम समझते हैं, कॉन्ट्रास्ट या विजिबिलिटी, ये क्या होता है, वैसे तो अपने को फॉर्मूले से मतलब होता है, फिर भी समझने के लिए डिस्कस करते हैं। मान लो बच्चों कि हमने क्या किया, मान लो कि हमने क्या किया, दो लाइट सोर्स लिए S1 S2, और ये दोनों ही लाइट सोर्स के हैं, लाल कलर की जो लाइट, रेड कलर की जो लाइट है वो इमिट कर, केवल रेड कलर की लाइट इमिट कर, मतलब यहाँ पर व्हाइट लाइट नहीं है, सिर्फ कौन सी लाइट है, रेड, वो भी रेड इमिट करता है, ये भी रेड इमिट, ठीक है। इसका जो इंटेंसिटी है वो माना I1 है, इसका जो है इंटेंसिटी माना लाइट, तो यहाँ I1 बराबर I2 नहीं ले रहे हैं, जनरल बात, ठीक है, सामने स्क्रीन है। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि जहां I1 बराबर I2 नहीं होगा वहां अगर आप स्क्रीन के ऊपर पैटर्न देखो, तो स्क्रीन के ऊपर लाइट देखो कि लाइट कैसे आ रही है, तो क्या ऐसा कहा जाए जिस जगह CI आ रहा होगा वहां तो हमें जबरदस्त लाइट दिखाई देगी, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट, गहरी लाल लाइट नजर आएगी, इंटेंस रेड कलर वहां पर नजर आएगा जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मगर जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां पे थोड़ा सा कम रेड कलर नजर आएगा, और आएगा तो रेड कलर की, क्यों, क्योंकि जो यूज कर रहे हो आप लाइट हो तो रेड कलर की। यहाँ पर आई क्या आएगा दोस्तों, मिनिमम आएगा, यहाँ पर आई क्या आएगा, मैक्सिमम। मगर क्या ऐसा कहा जाए, मान लो कि नहीं, दो लाइनें, एक तो बहुत ज्यादा गहरी लाल है, बहुत ज्यादा इंटेंस रेड, और दूसरी जो है वो थोड़ी सी हल्की रेड, इस तरह से रेड, तो क्या ऐसा कहा जाएगा थोड़ी सी ये हल्की रेड है, ऊपर वाली थोड़ी ज्यादा रेड है। तो अगर ये दोनों लाइनें बिल्कुल पास पास हो तो हम जो है वो पता नहीं लगा सकते, देखकर स्क्रीन पे देखकर हम पता नहीं लगा सकते, आंखों से देखकर पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पर CI आ रहा है और कहाँ पर DI आ रहा है, तो बहुत गौर से देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको तो हर जगह रेड ही रेड नजर आए, ये कलर आपने रेड यूज किया तो हर जगह सेम पर रेड ही रेड नजर आएगा, यानी यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंटेंस रेड है और जो बहुत ज्यादा लाइट रेड है उसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे कहाँ बहुत ज्यादा डार्क है और कहाँ बहुत ज्यादा लाइट है, क्यों, क्योंकि दोनों है तो रेड ही, मतलब एक तरह से आपने रेड कलर का एक तरह से ब्रश किया किसी भी पेपर के ऊपर, उसके नीचे हल्का सा रेड कलर का और कर दिया, तो एक बार तो 4 बार ब्रश को घुमा दिया और एक बार एक ही बार ब्रश को घुमा दिया,
और फिर कहा जाए कि बताओ कौन सा डार्क है और कौन सा लाइट है। दूर से देखने पर या हल्का सा देखने पर तो अपने को ऐसे रहेगा सब एक जैसे ही। फिर हमने ये भी बात की थी कि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या है मैक्सिमम, यहाँ इंटेंसिटी क्या है मिनिमम। इसका मतलब ये हो गया कि बीच में आपको बाकी की सारी इंटेंसिटी नजर आए। इसका मतलब आपको तो हर जगह रेड ही रेड नजर आएगा, हर जगह रेड ही रेड नजर आएगा। तो स्क्रीन के ऊपर ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि हर जगह रेड, कहीं थोड़ी इंटेंस रेड है और कहीं थोड़ी सी लाइट रेड है, और जो मिनिमम रेड है और जो मैक्सिमम रेड है उसके बीच में भी बाकी सारे कलर हैं। तो ये थोड़ा सा GI0, 2I0, I0 सारे के सारे इंटेंसिटी रहती है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम I1 को I2 के इक्वल ना लें, I1 अगर I2 के इक्वल ना हो, ठीक है ना बच्चों, तो उस केस में I मिनिमम जो होता है वो भी 0 नहीं आता है, मिनिमम भी जो वैल्यू आएगी। तो उस केस में आप ये पता नहीं लगा पाओगे स्क्रीन को देखकर कि किस जगह इंटेंस रेड है और किस जगह कहाँ का लाइट रेड कलर है। यानी हम पता नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ CI आ रहा है और कहाँ पर DI आ रहा है। अब उससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए? मतलब एक तरह से जो एक तरह से रिजोल्यूशन होगा उस स्क्रीन के ऊपर कलर्स का, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, थोड़ा सा मिक्सअप होगा, वो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर क्या है। तो उस रिजोल्यूशन को या कॉन्ट्रास्ट को बिल्कुल शार्प रखने के लिए क्लियर कट पता पड़ा है कि यहाँ पर मैक्सिमा है और यहाँ पर मिनिमा है। तो क्लियर कट पता बच्चों तभी पड़ता है जब विजिबिलिटी या कॉन्ट्रास्ट क्या होता है 100%। और ये 100% तब होता है जब हम I1 को I2 के बराबर लेते। एक बार I1 को I2 के बराबर लेके दो, ठीक, तो क्या ऐसा कहा जाए अगर आप I1 को I2 के बराबर कर दो, अगर आप I1 को I2 के बराबर कर दो तो उसके बताओ I मैक्सिमम कितना आएगा 4I0 और I मिनिमम कितना आएगा 0। सही है ना भाई? I मैक्सिमम कितना आएगा 4I0, मिनिमम कितना आएगा 0। अच्छा, 0 और 4I0 के बीच में बाकी के सारे कलर भी आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में अगर हम स्क्रीन को देखें पहले वाले के कंपैरिजन में, इस केस में हम स्क्रीन को देखें तो मान लो बच्चों इस जगह हमें CI मिल रहा है, मतलब बिल्कुल शार्प रेड कलर मिल रहा है, यानी यहाँ 4I0 मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे क्या मिलेगा? 4I0 से सीधा 0 हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा लेस ब्राइट रेड मिलेगा, फिर उससे थोड़ा सा और कम मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा ये 4I0 है, ये 3I0, फिर ये 2I0, ठीक है, फिर उसके बाद I0 मिलेगा, और उसके बाद आएगा DI, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बच्चों जिस जगह DI आएगा ना, जिस जगह DI आएगा उस जगह आपको रेड कलर नजर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम इंटेंसिटी कितनी है 0। यानी अगर आप रेड कलर यूज कर रहे हो तो स्क्रीन पे बहुत सी जगह ऐसी जगह मिलेंगी, अपने स्क्रीन पे बहुत सी ऐसी जगह मिलेंगी जहां पर रेड कलर एब्सेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेड कलर की इंटेंसिटी की क्या है 0। इंटेंसिटी 0 का मतलब रेड कलर की एनर्जी 0 हो गई हो, एनर्जी 0 का मतलब रेड कलर सही नहीं हो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम स्क्रीन को देखें तो कहीं तो हमें क्या नजर आएगा, रेड कलर गायब मिलेगा। और जिस जगह रेड कलर गायब मिलेगा उस जगह हम सीधा बोलेंगे कि यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। मगर ऐसा तभी बोल पाएंगे जब I1 किसके बराबर ले, I2 के बराबर ले। यानी इस केस में आप अच्छे से पहचान सकते हो, देख के पहचान सकते हो कि किस जगह DI आ रहा है। मतलब पैटर्न एक तरह से क्या है, क्लियरली विजिबल है कि कहाँ DI आ रहा है और कहाँ पर CI आ रहा है। जबकि अगर I1 I2 के बराबर नहीं होगा तो हर जगह आपको रेड कलर नजर आएगा, कहीं गहरा और कहीं हल्का, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा तो गहरा है और कौन सा हल्का है। जबकि यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ रेड कलर एक जगह क्या होगा, रेड कलर गायब ही हो जाएगा। तो जिस जगह रेड कलर होगा ही नहीं हम बोलेंगे कि यहाँ रेड कलर है नहीं, इसका मतलब रेड कलर खत्म हो गया है। यानी यहाँ पक्का क्या हो रहा होगा, DI हो रहा होगा। तो सोच के बताओ, जो इससे पहले वाला केस था ये वाला जिसमें हर जगह रेड नजर आ रहा था, और एक ये वाला केस है जिसमें यहाँ रेड कलर नजर ही नहीं आ रहा, इन दोनों केसेस में से कौन से केस में कॉन्ट्रास्ट आपको शार्प मिलेगा, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? सेकंड में इजीली विजिबल होगा कि भाई यहाँ कलर ही नहीं है, कलर खत्म हो गया, मतलब ऊर्जा खत्म, एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई DI। तो बच्चों ये जो फैक्टर है ना ईटा, ये जो फैक्टर है ईटा, ये किसको डिसाइड करता है, कॉन्ट्रास्ट। ये जितना हाई होगा इन परसेंटेज उतना ही क्या होगा, बिल्कुल आपको पैटर्न एकदम क्लियर दिखेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ DI और कहाँ CI है। ठीक है बच्चों,
तो इसको हमें क्या रखना पड़ता है, 100% रखना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, बहुत ही शानदार रिजल्ट अगर आपको चाहिए, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आपको कॉन्ट्रास्ट एकदम शार्प चाहिए, तो यहाँ पर आपको विजिबिलिटी को या कॉन्ट्रास्ट को क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, 100% रखना पड़ेगा। ऐसा कब होगा, जब I1 किसके बराबर हो, I2 को। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, I1 किसके बराबर हो, I2 के। ठीक है, तो वो कहेगा, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, सोच के बताना क्या आंसर आएगा। टाइम में से होने वाला है, 2 मिनट बचे हैं। इसमें और YDSC में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, यही YDSC बनने वाला है अगली क्लास, यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं YDSC में अगली क्लास में, इसलिए तो आज हमने इतना। ठीक है, हाँ बच्चों, मान लो हमसे कोई ऐसा कहे कि हमारे पास जो दो सोर्स हैं उनकी इंटेंसिटी इक्वल है, I1 बराबर I2 बराबर I0, तो बताओ कॉन्ट्रास्ट कितना है, तो हम कहेंगे 100%। कैसा दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो फिर वो आपसे ऐसे कहेगा कि पहले जो हमारे पास दो सोर्सेज हैं उनकी इंटेंसिटी इक्वल है, इंटेंसिटी इक्वल है तो कॉन्ट्रास्ट फोटो कितना है, एकदम बढ़िया, मैक्सिमम पर है, कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम पर है, तो एकदम क्लियर कट नजर आएगा आपको, मान लिए। फिर वो ऐसा कहेगा कि इन दोनों सोर्सेज की जो इंटेंसिटी है वो पहले इक्वल, अगर हम किसी एक सोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो बताओ कॉन्ट्रास्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। वही तो सही बात, सेम रहेगा। राजशेखर श्रीनिवास सेम रहेगा। अब बच्चों क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अरे मैक्सिमम I1 बराबर I2 तो होता है, इसका मतलब I1 और I2 को अगर आपने अलग अलग लिया तो कॉन्ट्रास्ट जो होगा वो मैक्सिमम तो पहले ही था ना, बिकॉज पहले I1 बराबर I2 लिया होगा। अब जो आपका कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो बाकी की क्लास अपन अगली बार बात करेंगे। बाकी तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। YDSC से पहले वाले क्वेश्चन बना लें, हाँ बना सकते, या एक क्लास और वेट कर लो, उसके बाद आप पूरा YDSC कर सकते हो। YDSC अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि YDSC में जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास जो है बच्चों, इसमें बहुत सारी डिटेल हमने पढ़ी, कॉन्सेप्चुअल डिटेल, तो आप जरूर घर पे एक बार दोबारा से देखें, एकदम क्लियर है सर। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।